NCERT बुक धनक 11वीं जमात के लिए। अफसाना पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, शाहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं इसे दे दो। किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दूँ तो कम्बल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी। उसे कह दो कि फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा। पूस सर पर आ गया। बगैर कम्बल के खेत में रात को वो किसी तरह सो नहीं सकता, मगर शाहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ देगा, गालियाँ सुनाएगा, बला से झाड़ू मरेंगे, बला से झाड़ू मरेंगे। ये बला तो सर से टल जाएगी। ये सोचता हूँ वो अपना भारी जिस्म लिए हुए, यानी जो इसके नाम को गलत साबित कर रहा था, अपनी बीवी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कम्बल के लिए कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, ज़रा सुनूं, कौन सी तदबीर करोगे। कौन कम्बल खैरात में दे देगा। न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो इससे कर्ज़ा अदा करो। चलो छुट्टी हुई, कर्ज़ा अदा करने के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये न दूंगी। हल्कू रंजिंदा होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं। मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या इसका राज है। मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भुएं ढीली पड़ गई। हल्कू की बात में जो दिल हिला देने वाली सदाकत थी, मालूम होता था वो इसकी जानिब टकटकी बांधे हुए देख रही थी। उसने ताक पर से रुपये उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से 1 रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी इसमें झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपये ले और इस तरह बाहर चला कि मालूम होता था वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने 1-1 पैसे काट कर 3 रुपये कम्बल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ से दबा जा रहा है। पूस की अंधेरी रात, आसमां पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपनी खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर और ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबड़ा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबड़ा, जाड़ा लगता है। कहा तो था घर में प्याल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आया था। अब खा सर्दी में, मैं क्या करूँ। जानता था मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़ते हुए आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम को। जबड़ा ने लेटे हुए दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कूं कूं की आवाज़ से इसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबड़ा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ नहाना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पछवा हवा न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। ये खेती का मज़ा है। और एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास अगर जाड़ा आ जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल है किसी
मजाल है कि जाड़े का गुज़र हो जाए, तकदीर की खूबी है मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। जबरा ने इसकी जानी मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्गू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ प्याल बिछा दूंगा, इसमें घुसकर बैठ, जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो अब के सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटा, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत के मानिंद इसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर इसे अपनी गोद में चिमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से इससे न मिला था। जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि बहिश्त यही है, और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसको कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वो इसकी हालत को पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसका एक एक ज़रा हकीकी रोशनी से मनोवर हो गया था। इतनी इसना में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उसके मालिक की इस ख़ास रूहानियत ने इसके दिल में एक जदीद ताकत पैदा कर दी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई मर्तबा पिचकार कर बुलाया, वो उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता था। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा, दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था सारा खून मुंजमद हो गया है। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है। वो 7 सितारे जो कुतुब के गिर्द घूम रहे थे अभी अपना निस्फ दौरा भी ख़त्म नहीं कर चुके। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी 1 घड़ी से ज़्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर भी छुपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसके पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला के लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता। जबरू, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें, टाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत बाकी है। जबरा ने कूकू करते हुए अपने मालिक के राय से मुवाफ़क़त जाहिर की और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटातोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप 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 टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। वो उसे चूस रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस मुतज़लज़ल रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे कि वो इसला इंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हों। तारीकी के इस अथाह समुंदर में ये रोशनी एक नाव की मानिंद मालूम होती थी। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरी जी में जो आए वो कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतह पाकर वो खुशी को छुपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही? जबरा कूं कूं करके गोया कहा, अब क्या ठंडी लगती ही रहेगी, पहले ये तदबीर नहीं सूझी? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते?
जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ इसे अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव की जानिब देखा। मुन्नी से कलिए न तो जड़ देना कि रात खूब ठंड लगी और ताप ताप कर रात काटी, वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में ज़रा सी लिपट रह गई। वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूम कर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी बागीचे में। फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आने पर ज़रा जाग उठती थी। ये एक लम्हा में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जूं सर्दी बढ़ती जाती थी उसे सुस्ती दबाए लेती थी। दफअतन जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक गोल उसके खेत में आया। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चल रही हैं। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे वहम हो रहा है। कहाँ अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हो। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। जानवरों के चरने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर उसे इस वक्त अपनी जगह से हिलना ज़हर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मज़े से बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उसका ताक़ुब करना उसे पहाड़ मालूम होता था। अपनी जगह से न हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, लेहू लेहू, हू हा हा। मगर जबरा जब भौंक उठा, अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अब तक चल रहे हैं। शायद वो सब भी समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन विधा है जो इनके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी। सारा गांव देख देख कर जलता था। उसे ये अभागे तबाह के डालते हैं। अब हल्कू से न रहा गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख के कुरिद कुरिद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी वो, और हल्कू राख के पास बेहिस बैठा हुआ था। अफसुर्दगी ने इसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। आखिर वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा कि चारों तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी खड़ी कर रही है, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसा भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मंड या डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बनाई, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा था कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत में डांड पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित पड़ा है, गोया बदन में जान ही नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वो हल्कू खुश था। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। हल्कू ने मस्ताना अंदाज से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान न दूंगी, कह देती हूँ। जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं करते। जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो कभी न सोता था। आज जाकर सहना से कह दे, खेत जानवर चर गए, हम 1 पैसा न देंगे। रात बड़े गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? तू गाली खिलाने की बात कह रही है? सहना को इन बातों से क्या सरोकार? तुम्हारा खेत चाहे जानवर खाएं, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाएं, उसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए। तो छोड़ दो खेती। मैं इसी खेती से बाज आई। हल्कू ने मायूसाना अंदाज से कहा, जी तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूं। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजूरी न करूँगा, चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए।
खेती का मर्यादा बिगाड़ूं, जबरा जबरा क्या सोता ही रहेगा, चल घर चले। प्रेमचंद।